फॉर्मूला एंड एनालिसिस के अंदर दो टर्म पे हमें ध्यान देना है। एक पार्ट होता है इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है लोन। और आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपना पूरा कंसंट्रेशन इधर दीजिए, क्योंकि इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हम आपको दे देंगे। हाँ, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग दे देंगे, इसलिए आप जब भी तसल्ली से रहेंगे तो आप उस वीडियो को पूरा तसल्ली से, जब भी शांत मन से, जब टाइम मिले तो आप देख सकते हैं। यानी कि आपका पूरा कंसंट्रेशन स्क्रीन पे होगा, समझने पे होगा, तो आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो पहला पार्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट है, दूसरा लोन। बड़ा कॉमन सा बात पूछ रहा हूँ आदित्य आपसे, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सर खर्च होता है। खर्च होता है, ओके। और लोन क्या होता है? इनकम, उधार लेना। चलो, दोनों ही आपने सही बात बताया। आपके हिसाब से रोहित, आपके हिसाब से क्या लगता है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सर किसी भी चीज में इन्वेस्ट करना जिसके बाद हमें प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एग्जैक्टली। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि देखो, इन्वेस्टमेंट मेजरली की बात कर रहा हूँ, 95 या 99% केस में इन्वेस्टमेंट का मतलब, लोकल एग्जांपल बता रहा हूँ, कि जब आपके पास जो आपके डेली रूटीन में जितने खर्चे हैं, उस खर्च को काट के आपके पास पैसे बचते हैं ना, तब आप सोचते हो कि इसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाए ताकि रिटर्न मिले। बट देखो, ऑनलाइन में जो रोहित ने एक अच्छा वर्ड बोला कि दैट यू विल गेट रिटर्न एज ए लॉस और प्रॉफिट दोनों। मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको फायदा ही होगा, ये नहीं है सोच के तो हम फायदे के लिए लगाते हैं, बट रिटर्न आपका किस में मिलेगा? लॉस भी हो सकता है कभी कभी, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो हमारी जनरल खर्च है, जिन्हें खाने रहने के लिए, और आपकी इनकम ज़्यादा है तो कुछ पैसे आपको हर महीने बचता है। फिर एक टाइम के बाद आपको ये लगता है कि इस पैसे को कहीं लगाया जाए ताकि 2 पैसे और आपको बेनिफिट मिले, सो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। बट हाँ, ये आपकी सोच हो सकती है और होता भी यही है। 99% केस में प्रॉफिट होता है, बट 1% केस ये भी होता है कि आप लॉस में भी चले जाते हो कई बार। दूसरा होता है लोन। लोन की जरूरत हमें कब पड़ती है? लोन की जरूरत पड़ती है जो हमारी एक्चुअल खर्च है और जो हमारी नीड है, आप वो सामान को आप खरीद नहीं पाते हो तो आप किसी से उधार ले लेते हो। जैसे एक फ़ोन लेने का मन है 25,000 का, और अभी आप स्टूडेंट हो, तो आजकल बैंक क्या करती है कि लोन फैसिलिटी दे देती है EMI में, कि भाई 1500 रुपये तुम देते रहना, उसके बदले में कुछ वो आपसे इंटरेस्ट ले लेगा और आपके पास एक अच्छा खासा फ़ोन 2-3 हज़ार दे के ही मिल जाता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे लिया जाता है। नहीं तो लोन, क्रेडिट कार्ड से जो आप यूज करते हो वो भी लोन है, हाउस के लिए लोन लेते हो, पढ़ने के लिए लोन लेते हो, बिजनेस के लिए लोन लेते हो, पर्सनल लोन लेते हो, ये सारे लोन के टाइप हैं। लोन मतलब उधार। इन्वेस्टमेंट मतलब आपकी इनकम ज़्यादा है, बचता है, उस पैसे को लगाते हो। लोन का मतलब जितनी ज़रूरत है उतना आपके पास पूरा नहीं है, इसीलिए आप लेते हो। सीधा सा कॉन्सेप्ट ये होता है इन्वेस्टमेंट और लोन में। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ एसेट्स ही नहीं होता है, आप इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर भी तो करते हो। कोई बॉडी बिल्डर है तो खाने पीने, प्रोटीन पाउडर लेने में इन्वेस्ट करता है। पढ़ने वाला स्टूडेंट अपने ऊपर, पढ़ाई के ऊपर इन्वेस्ट करता है। कभी ये सोच के पढ़ाई ज्वाइन की हो, एक्सेल ज्वाइन की हो या डेटा साइंस ज्वाइन की हो, सर का घर नहीं चल रहा है, सर को 1 लाख रुपए का कोर्स दे देते हैं, नहीं थोड़ा बहुत सीख लेंगे हम, ऐसा सोच के नहीं। आप ये सोच के आए हो कि सर को 10,000 भी देंगे ना तो हमें रिटर्न कम से कम 20,000 के लायक बन जाए, तब आप लगाते हो अपने ऊपर, है ना। तो बेशक आप लगा दिए और आप पढ़ नहीं रहे हो तो हो सकता है इन्वेस्टमेंट आपका बेकार भी चला जाए। फिर यहाँ पे भी आता है कि आपको मैं पूरे 100% नहीं 1000% आपके लिए मैं बार बार पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ, और फिर भी आप है कि सुनने के लिए तैयार नहीं हो, तो आपका ये इन्वेस्टमेंट खराब हो सकता है, नेगेटिव में जा सकता है। लेकिन 99.9% चांस यही है कि जिसने 20 लगाया पूरे 4 महीने के लिए, उसको 4 महीने में पता नहीं 1 लाख रुपए कमा चुका रहेगा इसी इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि आपका जो ये इन्वेस्टमेंट है इसमें लॉस के चांसेस नहीं के बराबर है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगा। और जितना आपने 4 महीने में लगाया वो तो आप हर महीने का उतना कमाओगे, ज़िंदगी भर कमाओगे। ये इन्वेस्टमेंट तो और भी अच्छा होता है क्योंकि ये एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट है।
तो अब हमने ये दो टर्म को बहुत अच्छे से समझ लिया कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है और लोन क्या होता है। सपोज कि आपकी सैलरी 25,000 रुपये है, 25,000 रुपये है और बैंक के को ये पता है कि आपकी सैलरी 25,000 है। कम से कम जिस बैंक में पैसा आता होगा उसको तो पता ही है कि हर महीने 25,000 ट्रांसफर हो रहा है सैलरी। तो बैंक वाला ही बंदा क्या करता है, आपका डेटा किसी सेल्स को बेच देता है, लाइक आपका नाम नंबर दे देता है कि भाई इसको तुम पॉलिसी बेच सकते हो, इसको तुम इन्वेस्टमेंट प्लान बता सकते हो, है ना। तो ऐसा ही केस आपके साथ हुआ कि आपकी सैलरी 25,000 रुपये हर महीने क्रेडिट होती थी। अब क्या हुआ कि एक बैंक वालों का कॉल आया और या आपसे मिलने आया और आपको एक प्लान बताता है कि सर आप हमें 5,000 रुपये महीने का दो, पर मंथ कितना दो, पर मंथ कितना दो, 5,000 रुपीज़ पर मंथ दो आप। इसके लिए मैं आपको 12% का रिटर्न दूंगा, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा आपको। कितना? 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन ये जो प्लान है ना, आपको इतने टाइम के लिए लेना पड़ेगा। कितने टाइम के लिए? 10 साल के लिए लेना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आई आपको? कि एक बंदा बैंक का एजेंट आता है आपके पास और आपसे बोलता है कि आप हमें सर 5,000 रुपये महीने का दीजिए, इसके बदले में हम आपको 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। आपको भी अच्छा लगेगा क्योंकि नॉर्मली रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, 6, 7% मैक्सिमम जा रहा है और आपको 12% का मिल रहा है, तो यानी कि अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और लेकिन बोलता है कि भाई ये प्लान जो है ना आपको 10 साल के लिए लेना पड़ेगा। अब यहीं पे देखो एक क्वेश्चन आता है कि अगर इस प्लान को हम लोग हाँ भरते हैं या ये बंदा जो ले रहा है ये हाँ भरता है, तो इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगी? कोई बता सकता है इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगी? सोच समझ के कैलकुलेट करके बताओ। 10 साल की पूरी। हाँ, आप फोन यूज कर सकते हो, पेन यूज कर सकते हो, पेंसिल, दिमाग, हर चीज को यूज करके आपको आंसर देना है। सर 6 लाख। वेरी गुड, जिसने भी बोला 6 लाख रुपए बिल्कुल सही बोला। देखो 5,000 रुपये महीने के हिसाब से एक साल में आप 60,000 रुपये दे चुके होंगे और आपको तो 10 साल तक देना है, तो 6 लाख रुपए तो सीधा हो गया। किसी को कैलकुलेट करने में दिक्कत नहीं हुआ ना। लेकिन हम जो ये 6 लाख लिखेंगे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम एक फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे, इक्वल्स टू 5,000 यानी 5,000 इंटू 10 ईयर और एक साल में 12 महीना। बात समझ में आया कैसे कैसे बनाया हमने फंक्शन? नहीं, ये जो है ना A1 मतलब देखो इक्वल्स टू लगाते हैं, A1 मतलब जहां पे 5,000 लिखा था, A1 मतलब हो गया हमारा 5,000 इंटू A3 यानी कि 10 और एक साल में 12 महीने। अब समझ में आया? वही तो हो गया। 5,000 को आप 120 से गुना कर दो या बोलो कि 5,000 इंटू 10 इंटू 12, यही है ना। अच्छा, ऐसा करने से ये एक फॉर्मूला बन गया। बोलोगे वो कैसे? अगर आप कैलकुलेटर कब तक चलाते रहोगे? यहाँ पे कैलकुलेटर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप फॉर्मूला बना देते हो। क्यों? किसी ने बोला कि सर मेरा बजट इतना नहीं है, मैं इंटरेस्टेड तो हूँ बट 3,000 रुपये महीने दे सकता हूँ, तो 3,000 के हिसाब से एकदम से कैलकुलेट होके तुरंत आ गया। किसी ने बोला 2,750 रुपये का, मतलब कुछ भी डालो और एकदम फटाफट से कैलकुलेट करके आपके पास आंसर आ जाता है अगर आप फॉर्मूला लगा देते हो तो हमें फॉर्मूला लगाना चाहिए या कैलकुलेटर पेन लेके बैठना चाहिए? फॉर्मूला लगा इसीलिए सॉरी, इसीलिए हमें एक्सेल की यूज होती है। दुनिया की ऑलमोस्ट 37% कंपनी एक्सेल यूज करती है। HR वाले लोग करते हैं, फिनांस वाले लोग करते हैं, बिजनेस एनालिस्ट करते हैं, डेटा साइंटिस्ट करते हैं, अकाउंट्स वाले करते हैं, सारे लोग ही करते हैं एक्सेल को। तो एक्सेल को अगर बारीकी से समझ लिया जाए तो ये आपको पूरा हेल्प करेगा। जिंदगी में बेरोजगार तो खैर नहीं रहोगे, इतनी गारंटी है। अब आती है कि हम वापस से कि बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कोई बोलता है कि मैं 5,000 वाला लेके क्या करूँगा, मैं थोड़ा 10,000 वाला लेना चाहता हूँ कि हर महीने में 10,000 सेव करना चाहता हूँ, तो आपकी इन्वेस्टमेंट लगभग 12 लाख रुपए की होगी। नहीं,
तो मैं एक छोटा सा ही अमाउंट, स्टैंडर्ड अमाउंट लेके चलता हूँ कि 5,000 की इन्वेस्टमेंट से हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 10 साल के पीरियड में वो 6 लाख रुपए की हो जाएगी। नहीं, अब आती है बारी कि ये तो हमारी इन्वेस्टमेंट हुई, अब हम रिटर्न के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? रिटर्न। कितना पैसा लगाने से हमें मिलेगा क्या? जो मिलेगा ना उसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। क्या बोलते हैं? फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू को शॉर्ट में एफवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफवी। यही एफवी का फुल फॉर्म है फ्यूचर वैल्यू। यानी आपके पास एक फंक्शन है जिसका नाम है एफवी। इक्वल्स टू आप एफवी टाइप करोगे, यहीं पे समझना होता है। तो सबसे पहले आपसे क्या मांगा? रेट। कैसे समझे रेट? देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में लिख रहा है कि क्या चाहिए आपको, रेट। इसमें से रेट कौन सा है? 12%। तो रेट देखो, रेट जो है ये सालाना रेट है ना, 12% सालाना है, और आप पैसा दे रहे हो मंथली। इसीलिए आपको याद रखना है ऑलवेज कि रेट जो भी है डिवाइड होगा 12 से। क्या होगा? डिवाइड होगा 12 से, यानी 1% पर मंथ का पड़ा। तो रेट ऑलवेज डिवाइडेड बाय 12। उसके बाद आ जाता है देखिए एन पर। एन पर का मतलब होता है टाइम। यानी कि जब आप कोई फोन खरीदते हो तो दो चीजें आपसे पूछा जाता है कि सर ये जो फोन ले रहे हो, और अगर ईएमआई पे ले रहे हो तो कितनी ईएमआई, और फिर उसके हिसाब से ईएमआई का अमाउंट। दो चीजें होता है ना कि कितने टाइम के लिए कितनी ईएमआई बनेगी। तो यहाँ पे वही दो चीजें। एन पर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड। तो 10 साल का मतलब कितना पीरियड हो गया, कितनी किस्त हो गई? 120 किस्त हो गई ना। बात समझ रहे हैं ना? समझ के बोलिएगा, क्योंकि जो एन पर होता है, जो किस्त होती है, नंबर ऑफ किस्त होती है, वो होता है कि कितने टाइम। तो 10 साल इंटू 12 यानी कि 120 महीने का किस्त हुआ। एन पर को क्या बोलते हैं? किस्त या ईएमआई, नंबर ऑफ ईएमआईज, जिसको हम लोग एक्सेल के टर्म में एन पर बोलते हैं। रेट तो रेट ही होता है एक्सेल में भी, नॉर्मल भी। इसके बाद देखिए एक टर्म होता है जो हमसे मांगता है पीएमटी। पीएमटी का मतलब होता है पर मंथ टेन्योर। क्या होता है? पर मंथ टेन्योर। पर मंथ मतलब आपका किस्त का अमाउंट कितना है? 5,000। उसके बाद भी दो चीजें हैं, लेकिन देखो दो चीजों को ध्यान से देखोगे ना, इसमें बड़ी ब्रैकेट लगा हुआ, इन सब में ब्रैकेट नहीं था, और इसके अंदर पीवी के अंदर और टाइप के अंदर ब्रैकेट लगा हुआ। तो ब्रैकेट का मतलब होता है ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब होता है जब हमारी मेन चीज में से कोई चीज नहीं रहेगा ना, तब हम ऑप्शनल का यूज करते हैं। आप बात समझ रहे हो? जैसे क्रिकेट में क्या होता है कि 11 खिलाड़ी खेलते हैं, बट हम रिजर्व में 2 खिलाड़ी रखते हैं कि कोई इंजर्ड हो जाए, बॉलिंग नहीं कर पा रहा है, रन नहीं कर पा रहा है, तो हम रनर्स को बुला लेते थे या बुला लेते हैं, या 11वां खिलाड़ी आके आपको थोड़ा वो कर लेता है, रिजर्व खिलाड़ी नहीं। तो वैसा ही है कि वो जब नहीं, ये तीनों नहीं होता तब हमें उसकी जरूरत। तीनों है इसीलिए मैंने बंद कर दिया और एंटर कर दिया। अब थोड़ा सा समझते हैं और अच्छे से। किस्त, जो किस्त वाला अमाउंट है उसको एक्सेल में पीएमटी बोलते हैं, पर मंथ टेन्योर। क्या बोलते हैं? पर मंथ टेन्योर। रेट तो रेट ही होता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये जो है जिसको टाइम बोलते हो आप या नंबर ऑफ किस्त बोलते हैं, इसको हम लोग एक्सेल में क्या बोलते हैं? एन पर, नंबर ऑफ पीरियड, यानी कितनी ईएमआई जाएगी। तो इसकी ईएमआई कितनी बनी? 120 ईएमआई बनी, क्योंकि एक साल में 12 ईएमआई, तो 10 साल में 120 किस्त। तो फिर से और देखते हैं वापस से एक बार लगा के। एफबी को सबसे पहले क्या चाहिए? समझ के रेट। रेट क्या करते हैं? डिवाइड बाय 12। फिर आता है टाइम, यानी कि इतने टाइम के लिए, तो 10 साल इंटू 12। देखो रेट डिवाइड होता है और टाइम मल्टीप्लाई होता है। ये छोटा सा ट्रिक है जो आपको दिमाग में सेट करना होता है। एंड देन क्या हो जाता है? पीएमटी। ये तो मंथली है ही, और उसके बाद का चीज हमें डालना नहीं है। यहाँ से क्लोज कर दो और एंटर कर दो। यानी 6 लाख रुपए अगर आप लगाओगे तो आपको कितना पैसा रिटर्न में मिलेगा? 11.5 लाख रुपए मिलेगा। अब कुछ लोग आपसे पूछ सकते हैं कि सर ये माइनस में दिखा रहा है। तो एक छोटा सा फंक्शन होता है माइनस को प्लस करने के लिए, कोई बता सकते हो आप लोगों में से? ABS क्या होता है?
ABS एक ऐसा फंक्शन है जो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। बड़ा सिंपल है, ABS लिखना है आपको। ABS का मतलब एब्सोल्यूट होता है। और इस वाले सेल को यानी C8, ये C8 जहाँ पे आपने आंसर निकाला था उसको सेलेक्ट कर लिया, तो ये आपको क्या कर दिया, पॉजिटिव में आंसर दे दिया। यानी कि फाइनल ये लगाया और ये मिला। अब आप आराम से निकाल सकते हो कि प्रॉफिट कितना हुआ। बताएंगे प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जितना मिला माइनस जितना हमने इन्वेस्ट किया था, तो ये हमारा सॉलिड प्रॉफिट हो गया। इतनी बात सबको समझ में आई? मतलब क्या नहीं समझ में आई? बताना तो बहुत आसान है कि दोबारा बता देंगे। क्या नहीं समझ में आया? प्रॉफिट वाला। तो ऐसे बोलो, दोबारा बताएंगे तो कहानी बिगड़ जाएगा, है ना। एक तो कंसंट्रेट करके देखना है, लिखना नहीं है। मैंने बताया था। क्यों लिख रहे हो अंजलि? जरूरत ही नहीं है, इसीलिए तो अंधेरा कर रखा है कि लिखे ना, फिर भी लोग लिख लेते हैं। नहीं, लिखना नहीं है। आपको वीडियो देंगे ना, तो वीडियो से कोई स्टेप्स को ध्यान से देखिएगा दोबारा, बट अभी आप ध्यान से देखो। और दूसरा ये नहीं कि मैंने पहले कुछ नहीं पूछा तो आगे बढ़ जाओ, सर पूछ दिया कि समझ में आ गया तो सर आप तो फ्री हो, दोबारा समझा दो। फिर नहीं, ये नहीं होना चाहिए। जो पॉइंट नहीं समझ में आया है उसी पे हम फोकस करेंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है ना। अगर कोई एक आध पॉइंट स्किप भी कर जाओगे तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, लेकिन आप पूछ सकते हो, जितनी मर्जी उतनी पूछ सकते हो, बट जेन्युइन सवाल होने चाहिए। माइनस हमने किया, इसमें तो कुछ था ही नहीं, जेन्युइन है ही नहीं सवाल। आप हमें इतना मिलेगा और इतना हमने इन्वेस्ट किया, दिस माइनस दिस कर दिया तो ये मिल गया हमें। इसमें समझने वाला तो कुछ नहीं था। रिपीट कर, क्या चीज? हमेशा फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नेगेटिव में नेगेटिव में आएगी। उसका रीजन है कि जब आप किसी को पैसे देते हो तो आप ये थोड़ी ना बोलते हो कि मेरा आज -5,000 रुपये खर्च हो गया। आप ये बोलते हो कि खर्च हो गया। और जिस दिन आप बोलते हो कि मेरे को 20,000 सैलरी मिली है, तो प्लस 20,000 सैलरी मिली है ऐसा बोलते हो, माइनस प्लस नहीं बोलते। ये टर्म से पता चलता है ये हमारी खर्च है ना। अगर हम खर्च को माइनस सिंबल दे दें तो यहाँ ऑटोमेटिकली प्लस आएगा। एक्चुअली हम यहीं पे गलत कर रहे हैं, इसीलिए ये माइनस शो कर रहा है। बट इस चीज़ का तो आंसर समझना था कि एक्चुअली माइनस क्यों आता है। माइनस इसलिए आता है कि ये हर महीने का खर्चा है। आपने कहाँ माइनस लिखा है? तो माइनस नहीं लिखा है, इसीलिए यहाँ माइनस शो कर रहा है। यहाँ माइनस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। बट इसका टेंशन इसलिए नहीं लेना है क्योंकि पूरे फाइनेंशियल एनालिसिस में माइनस में ही आंसर आता है, तो ABS लगा दो, प्लस हो जाएगा। क्लियर हो गया? पॉइंट बहुत अच्छा विनीता ने किया है कि माइनस में आया। ये हमेशा ही आएगा अगर आपने पॉइंट सही से नहीं दिए तो। पॉइंट अगर आप यहाँ पे माइनस सही से दे देते तो ये दिक्कत ही नहीं होती आपको। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? एक बार फिर से मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि सब फॉर्मूला लगा हुआ है, सब चीज़ लगा हुआ है, इसलिए आराम से पता चल जाएगा। अंजलि आप बताएं कि FB के लिए क्या क्या करेंगे? रेट सेलेक्ट करेंगे। हाँ, उसके बाद वेरी गुड, क्लोज, दैट्स इट, खत्म। इतना ही तो था। समझ में आया? यानी जो जो हमसे मांग रहा है, देखो मांग रहा है वो भी आपको याद नहीं करना है। फंक्शन जब चलाते तो हिंट दे रहा होता है नीचे सिंटैक्स में कि आपको नेक्स्ट क्या करना है, बट इतना तो पता होना चाहिए कि एम्पर किसको बोलते हैं, PMT किसको बोलते हैं, रेट किसको बोलते हैं। तो ये समझने वाली चीज़ है और ये चीज़ें कॉन्सेप्चुअली आपको अप्लाई करना है। क्लियर हो गया? एक बार और मैं टेस्ट लेना चाहता हूँ विनीता आपसे, आप बताएं इस बार FV के बारे में। रेट डिवाइडेड बाय 12 वेरी गुड एंड एन पर एंड में 10 मल्टीप्लाई बाय 12 वेरी गुड एंड PMT क्या था? A1 यस, 5,000 जो हर महीने हम दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं FV। एक फंक्शन जो कि फाइनेंशियल नहीं है, ये सिंपली निगेटिव वैल्यू को प्लस में कन्वर्ट करता है। समझ में आया? अच्छा, ये जो पैसा हमने इन्वेस्टमेंट किया है, अब कोई भी बंदा, दुनिया का कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट दो तरीके से करता है।
पहला तरीका होता है जिसको बोलते हैं किस्तों में, टर्म में रेकरिंग बोलते हैं इसको, है ना, रेकरिंग सुना होगा रेकरिंग को, या ईएमआई में, क्योंकि ये 5-5 हज़ार रुपए की आपकी ईएमआई जाती है ना हर महीने। और दूसरा होता है वन टाइम। वन टाइम को क्या बोलते हैं? फिक्स डिपॉजिट। देखिए इस बार ये ईएमआई बेस नहीं बताने वाले हैं, हम बोल रहे हैं कि फिक्स डिपॉजिट की बात कर रहे हैं। मतलब आपने 6 लाख रुपए को 120 टुकड़ों में बांट के हर महीने 5-5 हज़ार रुपए के दिया आपने बैंक को, और बैंक आपको रिटर्न दी 11.5 लाख रुपए। सोचो कि अगर मैं 6 लाख रुपए को एफडी कर दूं, फिक्स डिपॉजिट के लिए डाल दूं, तो हमें कितना पैसा मिलेगा? क्या लगता है, ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा और बहुत ज़्यादा मिलेगा। देखते हैं इसका कैलकुलेशन। देखो ये फंक्शन कोई दूसरा नहीं है, इस बार भी एफवी ही है। क्या है? एफवी है। सबसे पहले क्या मांगा आपसे? रेट। तो मैं इसको ये मान के चल रहा हूं कि इतना ही पैसा को हमें इतने ही रेट ऑफ इंटरेस्ट से इतने ही साल के लिए हमें जमा करना है, तभी तो कंपेयर हो पाएगा कि अगर हम ऐसे इन्वेस्ट करेंगे 10 साल के लिए तो इतना मिलेगा, और अगर हम इकट्ठा इतना पैसा एफडी कर देंगे तो कितना मिलेगा, इतना ही टाइम में इतना ही। तो आप कंपेयर ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। इसलिए फिर से एक एफवी लगा रहा हूँ, ध्यान देंगे। इस बार भी एफवी ही होगा, एक ही फंक्शन है, रेट डिवाइड बाय 12 एन पर मल्टीप्लाई 12। यहाँ तक तो कॉमन बात है। जब एफडी आप लोगों में से कितने लोग जानते हो फिक्स डिपॉजिट एफडी के बारे में? करा भी होगा किसी ने, या पापा ने किया होगा? किया है एफडी? सुना है? क्या होता है एफडी में? क्या होता है कि XYZ कोई एक अमाउंट है जिसको सर्टेन टाइम के लिए डाल देते हो बैंक में, भूल जाओ, और उतने साल के बाद जाके पूरा हरा हरा नोट ले आओ, मैच्योर्ड जब हो जाएगा तो नहीं। तो फिक्स डिपॉजिट में पैसा इकट्ठा लगाया जाता है। तो देखो यहाँ पे सोचना है ये कि रेट तो ठीक है, एन पर भी ठीक है, हर महीने कितनी किस्त जाएगी एफडी में? हर महीने किस्त नहीं जाएगी, हमने तो वन टाइम गई। हमने तो वन टाइम करना है, इसीलिए पीएमटी क्या हो जाएगा? 0। इसके बाद देखिए इसकी, चूंकि पैसा जब आप हर महीने नहीं दे रहे हो तो इकट्ठा तो दोगे, तो जो इकट्ठा दोगे उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट मतलब वो अमाउंट जिसको आप एफडी करने वाले हैं। तो किसको करने वाले हैं? 6 लाख को। 5,000 को थोड़ी नहीं करेंगे, 6 लाख को हम एफडी करने वाले हैं। अब इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं, तो देखिए फर्क कितना ज़्यादा है। 6 ही लाख रुपए लगाते हो ईएमआई वाले में पैसे, तो आपको 11.5 लाख रुपए मिलता है, और 6 लाख रुपए को अगर आप एफडी में डालते हो तो लगभग 20 लाख के आसपास मिल रहा है। तो फायदा किसमें है? लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो 95% लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं और सिर्फ 5% लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। बता सकते हो रीजन क्यों? टेन्योर फिक्स कर दिया ना। और रीजन? सर वो हम पर सबके पास एक साथ इतने पैसे नहीं होते ना। फंड सबके पास नहीं होते। देखिए तीन लोगों ने 3 पॉइंट्स बोला और सारे पॉइंट्स बहुत वैलिड बोला। सबसे पहला पॉइंट्स कि जब आप 6 लाख रुपए वाला प्लान लोगे तो 6 लाख रुपए होना भी तो चाहिए। आप लोगों में से कितने लोगों के पास अपना 6 लाख रुपए है? यानी कि यहाँ के तो किसी का खुलने से रहा ये एफडी। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये वाला खोल लो तो 5,000 तो इधर उधर उधारी लेके भी आप अब अगले महीने 5,000 देना है ना। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी हमारी ईएमआई वाले में बहुत कम होता है। सिर्फ जितने का किस्त भरना है उतने का, किसी तरीके से जुगाड़ पानी लगे ट्यूशन पर आके भी 5,000 रुपये इकट्ठा कर लो। ये 6 लाख रुपए चोरी डकैती ही तो करना पड़ेगा नहीं। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनके पास इतना पैसा इकट्ठा मिले, इसीलिए इसमें इतना ज़्यादा मिलता है। फिर भी बैंक के पास ऐसे लोगों का खाता कम होता है और ऐसे लोगों का ज़्यादा होता है। अब आते हैं कि कैसे लोग होते हैं ये लोग
5% में ये होते हैं वैसे लोग जो रिटायर करते हैं और एक मुफ्त आपको पैसा बहुत मिलता है रिटायरमेंट में। फोर्स वगैरह में बहुत अच्छा खासा पैसा मिलता है, एयरफोर्स में या कोई भी नेवी में या सरकारी जॉब में रिटायर करते तो अच्छा खासा पैसा मिलता है। मेरे पापा को भी मिला था अच्छा खासा, ठीक है। तो एक तो वो हो गया। दूसरा होता है आपने अगर आप दिल्ली एनसीआर में या लव मैरिज नहीं करते हो, अरेंज मैरिज करते हो, तो ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर 80-90% स्टेट्स हैं जहाँ पे तिलक दहेज चलता है। तो दहेज में बड़ा मोटा रकम मिलता है। यूपी बिहार में तो खुल के बोलता है कि मेरा बेटा डॉक्टर है तो 70 लाख रुपए कम से कम और 1 करोड़ तक जाता है। आप बैंक पीओ एसएससी में हो तो उसका रेट अलग है, 40 से 50 लाख। उसके बाद फिर अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो 10 से 15 लाख, मतलब SSC रेट वाला फिक्स तो है, salary सब्जी तो- की तरह रेट फिक्स होता है। और उसके बाद फिर कास्ट का भी थोड़ा फर्क पड़ता है। अगर आप हायर कास्ट से हो तब तो 1 करोड़ से शुरू ही होता है सौदा, बिल्डिंग होती है कि कौन कितना दे सकता है। अब जैसे मेरे साले साहब हैं, वो एएसआई है, तो बिना बोले 40 लाख रुपए वाला 50 लाख रुपए वाला ग्राहक आता रहता है। हाँ, ग्राहक ही हुआ ना। अब देखो बिहार की ये कहानी है, यूपी बिहार मतलब मोस्टली हर जगह की है। हाँ, दिल्ली वाले लोग थोड़ा सा समझदार है तो दहेज नहीं बोलते हैं, वो बोलेंगे गिफ्ट। हमारे यहाँ भी नहीं होता। वो बोलेंगे साकेत वाला जो है ना, ये A19 ये हमारे नाम से कर दो, ये गिफ्ट दे दो। भाई वो बेचारा तो कम से कम खुल के बोलता है 70 लाख चाहिए। जो A19 मांग रहे हो साकेत वाला, वो तो 50 करोड़ का है, तो वो भी तो दहेज ही है। तो हमारे यहाँ यहाँ नहीं पे वर्ड बदल दिया, तो ये कोई अगर बोलता है तो गलत है। हाँ, 2 जगह पे हमारे इंडिया में 2 जगह पे ये कम होता है या नहीं होता है। एक नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे, उधर नहीं के बराबर होता है, और दूसरा साउथ में भी थोड़ा कम होता है, बट उधर भी होता है। उधर पहाड़ किलो में के हिसाब से तौलते हैं सोना से। लड़की को लड़के को बढ़िया स्मार्ट लड़का है तो 5 किलो सोना थोड़ा काला है तो 2.5 किलो, एवरेज है तो 7.5 किलो। मतलब उधर का मतलब दहेज नहीं बोलता है, बट है ये क्या है, नाम आपने बदल दिया, उसको दान बोल दिया, उसको गिफ्ट बोल दिया। तो बढ़िया है, ईमानदार है यूपी बिहार के लोग कि बोल के लेता है कि भाई दहेज ले रहा हूँ और इतना लगेगा चार्ज। लेकिन दुनिया के सारे लोग ऐसे ही करते हैं। हाँ, एक अच्छी बात है कि अगर आपने लव मैरिज करी है तो ये सब में थोड़े चांस कम रहता है। आजकल तो लड़के और लड़कियां दिमाग इसमें भी लगा देते हैं कि करता है लव मैरिज और ख्वाब देखता है कि भाई ये वाला फ्लैट्स बोलो पापा को, है ना, नाम कर देने के लिए। तो इन चीज़ों का चीज़ है, इसको तो लोग बोलते हैं। हमारे घर में हालांकि आदर्श विवाह हुआ है। मैं जितने भी भाई बहन हैं सबका विवाह ऑलमोस्ट आदर्श विवाह हुआ है। ऑलमोस्ट आदर्श विवाह मतलब किसी को प्रेशराइज नहीं किया गया है कि क्या देंगे क्या लेंगे। तो अच्छी चीज़ है, करना भी चाहिए प्रमोट। बट हाँ, अभी 200 साल और लगेगा ये चीज़ें को सही तरीके से आने में। हाँ, 200 साल लगेगा अभी। यहाँ तो बोलता है कि मैंने पढ़ा के बेटा को डॉक्टर बना दिया, अब हम कैसे फ्री में कर लेंगे, आदर्श विवाह कैसे कर लेंगे। भाई 40 लाख रुपए लगा, कम से कम 80 लाख तो बनता है, उसका इंटरेस्ट भी तो जोड़ेंगे हम अब सोचो ये स्थिति है सोचने वालों की, ठीक है। बट कोई नहीं, वो सब अलग है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि एक तो दान दहेज में जिसको अच्छी खासी रकम मिल गई तो कुछ पैसा फिक्स कर लिया, किसी को रिटायरमेंट में बहुत अच्छा पैसा मिला, किसी ने लैंड वैंड बेचा है और किसी और इन्वेस्टमेंट के बारे में तत्काल प्लान नहीं कर रहा तो 5 साल 7 साल 8 साल के लिए कहीं पे एफडी कर दी किसी बैंक के साथ। तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। एवरेज इनकम वाले लोग एफडी नॉर्मली नहीं कर पाते। एफडी करेंगे भी तो साल 2 साल के लिए, इतनी लंबी एफडी नहीं कर पाते हैं। तो देखो LIC की जितनी पॉलिसी आपने सुना है, इसमें से दोनों में से कौन सा एग्जाम्पल है, पहला वाला एग्जाम्पल है या दूसरा वाला? पहला वाला। देखो जितनी भी आप पॉलिसी लेते हो वो पॉलिसी भी आपका EMI भी है। जनरल इंश्योरेंस ले लो, लाइफ इंश्योरेंस ले लो, सब आपकी EMI में किस्तों में जाता है पैसा।
तो जितने भी मार्केट के अंदर देते हो कि इसी फॉर्मूले को कस्टमाइज करके बैंक अपना अपना LIC की कंपनी अपना अपना अलग से कस्टमाइज बनाता है फॉर्मूला, बट उसका बेस जो रूट है उसका कॉन्सेप्ट यही है। और FD वालों का भी यही है। कोई बैंक बोलता है कि 12% देंगे, कोई बोलता है 10% देंगे, कोई बोलता है 7% दे देंगे। सहारा में वाला मिलेगा तो 20% भी दे देगा, क्योंकि इसको तो देना है ही नहीं, वो तो लेके भाग जाएगा। तो बोलने को 20% भी बोल सकता है। हमारे ही जानने वाले कितने लोग हैं जो सहारा में पैसा ज़्यादा पैसा मिलने के चक्कर में डाल दिया। हमें रिटर्न मिला है उससे, सहारा से रिटर्न भी लिया है। हाँ, कुछ का तो रिटर्न मिला है, बहुत कम लोगों का मिला है। तो ये सहारा वाले पैसा बहुत देते हैं। नॉर्मल बैंक में जाओगे तो 9.5 साल, 9 से 9.5 साल में पैसा डबल होता है नॉर्मल बैंक में। सहारा वाला 5 ही साल में डबल करता है, बट बिलीव नहीं कर सकते हो कि वो डबल का आधा भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि सहारा बुरी तरीके से 6% हो मिलता चुका है है। ना क्या? पोस्ट ऑफिस में 6% मिलता है। पोस्ट ऑफिस में 6% मिलता है, जो कि जनरल बैंक से थोड़ा ज़्यादा होता है। 0.5 to 5% से लेके 1% तक का डिफरेंस होता है। पोस्ट ऑफिस सबसे ज़्यादा पैसा देता है। जिसको पोस्ट ऑफिस के बारे में, जिसको इन्वेस्ट करना हो बैंक के बजाय पोस्ट ऑफिस में करना, पता करना पोस्ट ऑफिस के, उसमें आधे % 1%, 0.25%, 0.25% कुछ ना कुछ ज़्यादा आपको मिलेगा। सो ये है आपका कि डिपेंड करता है कि यानी कि सब कुछ कसना, यहाँ पे बदलोगे वैल्यू सब कुछ बदल जाता है। अब आपकी बजट 3,000 रुपये की है तो 3,000 रुपये के से ही आप देख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट उसी के हिसाब से आपके EMI में कितना पैसा मिलेगा, FD में कितना पैसा मिलेगा, तो सब कुछ कैलकुलेट हो जाता है। तो देखिए एक ही फंक्शन अभी पढ़ा है जिसको हम लोग बोलते हैं FD। FD को 2 तरीके से पढ़ा, एक EMI के बेस पे पढ़ा, एक FD के बेस पे पढ़ा। और देखो 50 मिनट लग गया। मैंने क्या बोला था कि एक ऐसा टॉपिक जो 1 घंटा लग जाता है खाली 1-2 फंक्शन समझने में। अब आती है बारी इसमें लोन पे। लोन भी बहुत तरीके का होता है, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, ये लोन वो लोन, कार लोन, मारुति लोन। नहीं, अब क्या होता है कि लोन जब लेते हो तो एक अमाउंट होता है, जो अमाउंट आप बैंक को बताते हो कि अपनी ज़रूरत क्या है। तो आपने सिंपली 10 लाख रुपए का डिमांड किया कि मेरे को 10 लाख रुपए लोन चाहिए, तो बैंक उसके ऊपर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो बताएगा कि भाई इतना % लगेगा। चलो मैं 10% की ही बात कर लेता हूँ कि 10% पे अग्री कर गया बैंक आपको देने के लिए लोन। फिर बैंक को कितना जल्दी पैसा लौटाओगे ये भी तो बैंक पूछेगा कि लेके बैठ जाओगे। आपका अगला पुश्त थोड़ी ना 100 साल के बाद थोड़ी ना देंगे। तो जनरली अगर आप हाउस लोन वगैरह लेते हो तो 10 साल में लोग 12 साल में चुका देते हैं। पर्सनल लोन 2 साल में चुका देते हैं। तो मान लो अगर ये होम लोन है तो मैं 10 साल ले लेता हूँ कि मान लो 10 लाख रुपए जो आपने लिया है एट द रेट ऑफ 10%, उसको आपको 10 साल में चुकाना है। 10 साल मतलब ये हो गया M पर, ये तो रेट ही है, और ये अमाउंट जो है ये हमारे लिए अब PV है, हमें इतना पैसा मिलेगा बैंक की तरफ से। तो अभी हमें भरना क्या है, किस्त को ही हम लोग बोलते हैं PMT। पिछले बार PMT आप जमा कर रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे, इस बार पैसा लिए हो उसका लोन चुका रहे हो। अगला फंक्शन क्या मिला हमें, PMT। मैं गारंटी देता हूँ अगर ध्यान से आप बताओगे तो आप खुद बता दोगे इस फंक्शन के बारे में। ध्यान से आप ही लोग को बताना है। PMT में सबसे पहले हमें क्या मांगा, रेट मांगा डिवाइडेड बाय 12। उसके बाद क्या मांगा 10, 12 आपने ही बता दिया। फिर क्या मांगा, मैंने तो बताया नहीं। देखो इसी को बोलते हैं, समझ के करोगे ना तो चीजें अपने आप समझ में आने लगती है। रटने की कोशिश और लिखने की कोशिश पे ज्यादा जोर नहीं देंगे। समझ में आई बात। PMT पर मंथ टेन्योर, हमारी किस्त कितने की जाएगी, 13,215 रुपए। अगर आप चाहो तो इसको भी ABS से प्लस में कर दो। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि आखिरकार अगर मैं पूरा लोन चुका दूं 10 साल में तो हमें टोटल कितना भेजना पड़ेगा। तो कितना भेजना पड़ेगा, ये 1 महीने का किस्त हो गया, इंटू 10 साल तक भेजना पड़ेगा, इंटू 12। समझ रहे हो ना कि 12 क्यों दिया। 1 साल में 12 महीना होता है तो 10 साल में 120 महीना हो गया। C22 मतलब 10 इंटू 12 120 ही तो होता है। तो हम डायरेक्ट इसको क्लिक क्यों कर रहे हैं,
क्योंकि अगर यहाँ चेंज होगा ना तो यहाँ ऑटोमेटिकली सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा, नहीं तो मैनुअली आप 120 लिख सकते थे, लेकिन 120 बार बार, फिर किसी को 140 महीने के लिए चाहिए फिर बदलना पड़ेगा, किसी को 6 ही महीने में ख़त्म करना है तो बदलना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बदलने का टेंशन नहीं रहेगा। देखो 10 लाख रुपए लोन लिए हो और रिटर्न आपको कितना करना पड़ेगा, अब आती है कि आपको कितना टोटल इंटरेस्ट देना पड़ा, जितना आपने रिटर्न करना पड़ा और जितना आपको मिला, तो टोटल जो हमें इतना पैसा हमें क्या देना पड़ा, एक्स्ट्रा पैसा हमें पे करना पड़ेगा, इतना आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ा। समझ में आ रहा है? तो बड़ा आसान है टॉपिक, खाली प्लस माइनस मल्टीप्लाई का है। अगर हम ये फाइनेंशियल फॉर्मूला को समझ लें तो कब गुना करना है, कब डिवाइड करना है और क्या क्या चीज़ें करनी है, तो आप बहुत इजीली समझ सकते हो कि ये फंक्शन कैसे हम अप्लाई करते हैं। एक्चुअल में अभी 2 फाइनेंशियल फंक्शन हमने सीखा है, सिर्फ एक सीखा FV और एक सीखा PMT। बट FV को 2 तरीके से सीखा, जब हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो, और जब हम EMI बेस पे करते हैं तो। एक और फंक्शन है जिसका नाम है PV। PV भी एक फंक्शन है। PV का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, मतलब आपने लोन तो लिया और भूल गए कि कितना लिया था। अब लंबा लोन है, हो सकता है पेपर भी गुल हो गया, याद नहीं है। वैसे तो लोन लेने वाला भूलता नहीं है, जो उधार लेता है ना, देने वाले भले भूल जाएंगे, लेने वाले नहीं भूलता है। वो सिर्फ आपको दिखाता है कि मैं भूल गया। जब आप किस्तों में पैसे भरना होता है तो आपको EMI डेट आपको याद होनी चाहिए। आप क्यों इंतजार करते हो कि इंस्टीट्यूट वाले आपको रिमाइंड करवाएंगे? नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट वाले के पास तो 2000 स्टूडेंट हैं जिनको उनको याद रखना है, और आपको तो अपना ही सिर्फ याद रखना है। तो सिर्फ बहानेबाजी होती है, सर भूल गई मैं एकदम, बिल्कुल से एकदम दिमाग से उतर गया। मतलब रोज पढ़ रहे हो, ये याद नहीं, ये याद है, लेकिन जो पैसा देना है आपको वो आप भूल गए। तो ऐसे स्टूडेंट कुछ करते हैं, 2-4-5% इस मेंटलिटी के होते हैं कि सर किसी तरह भूल जाए। अबे सर एक्सेल पढ़ाते, कैसे भूल जाएंगे? है ना, सर नहीं भूलते हैं, और आपको तो भूलना भी नहीं चाहिए क्योंकि आपको ये देना है। तो उसी तरीके से सपोज कि हम भूल गए कि भाई 10 लाख रुपए हमने लोन लिया था, कि 8 लिया था, कि 12 लिया था, पेपर भी नहीं है। वैसे तो पेपर देखोगे तो पेपर में सब चीज़ लिखा होता है। तो उसी को बोलते हैं कि इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। मैं ये भूल गया, तो कैसे आप निकाल सकते हो प्रेजेंट वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू मतलब होता है कि अगर आपको रेट पता हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रहा है, तो रेट डिवाइडेड बाय 12, एन पर टाइम मल्टीप्लाई बाय 12। और उसके बाद देखिए PMT क्या है हमारी, ये किस्त जो हमारे हर महीने जा रहा है, उस किस्त एंटर करेंगे, मिल गया 10 लाख रुपए। यानी कि अगर आप भूल भी जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी, आप निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर आप टाइम भूल गए कि कितने टाइम में देना है, या रेट भूल गए, यही 5 फंक्शन है जिसको कि आपको याद रखना है फाइनेंशियल फॉर्मूला एंड एनालिसिस के अंदर। तो ये 5 फंक्शन पढ़ लेते तो आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए इस बार एन पर निकालते, आप खुद निकाल लोगे। रेट डिवाइडेड बाय 12, PMT ये हो गई हमारी निगेटिव वाली वैल्यू लेंगे जो ओरिजिनल आ रहा है, ये तो बाद में हमने एबीएस किया था, ओरिजिनल निगेटिव वाली है। और PV प्रेजेंट वैल्यू ये हो गई। तो देखिए निकल के आ गया ना 120 मंथ, 120 मंथ निकल के आ गया। अगर आपको साल में आंसर देना है तो डिवाइडेड बाय 12, तो 10 साल हो गया। या तो 10 साल बोलो आप, या 120 महीना बोलो। सेम उसी तरह से रेट होता है, इक्वल्स टू रेट करोगे तो आपसे एन पर पहले मांगता है। इसमें से एन पर कौन सा है? 10 इंटू 12। उसके बाद PMT पर मंथ टेन्योर, पर मंथ टेन्योर हमारी ये हो गई। और उसके बाद क्या हो जाता है? PV ये हो गई। तो देखिए ये आया 1%, यानी महीने का, ये मंथ का आया। इसको डिवाइड कर, मल्टीप्लाई कर दो दिस इंटू 12, तो ये 0.1 का मतलब 10% होता है। यहाँ परसेंट पे क्लिक कर दोगे तो ये 10% पर ईयर हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ फाइनेंशियल फॉर्मूला एंड एनालिसिस। असल में अभी एनालिसिस हमने नहीं किया है, एक सेशन और लगेगा इस पे, तो हमारी एनालिसिस सिखाएंगे। और DLF घोटाला जो हुआ है,
डीएलएफ घोटाला रियल एस्टेट का सबसे बड़ा घोटाला पता है ना, रॉबर्ट वाड्रा वगैरह वाला जो केस हुआ था, वो उसमें एक्चुअल में कैसे किया गया था घोटाला, उसके पीछे सेंटर किस तरह से इन्वॉल्व थी, दिल्ली सरकार कैसे इन्वॉल्व थी, हरियाणा की सरकार कैसे इन्वॉल्व थी, और सेंट्रल कैसे इन्वॉल्व था, बैंक कैसे इन्वॉल्व था, रॉबर्ट वाड्रा का क्या रोल था, ये सारी कहानी कल। ठीक है।